बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़बान की मदद से इंग्लिश सीखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम लोगों का 7वां लेक्चर है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का नौजवानों से ख़िताब। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। हम लोगों ने अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर जो है 10वीं दर्जे में पढ़ा था, गुलहाय अदब में। बहुत ही बेहतरीन नज़म है और इसका जो ये शेर है उसमें मुस्लिम नौजवानों से ख़िताब है। कभी तुमने इस अज़ीमुश्शान आसमान के बारे में गौर ख़ौस किया है। गर्दू मतलब होता है आसमान, जिसका तो एक टूटा हुआ सितारा है, यानी न तो तुम्हारे पास असलाफ़ की सी अज़मत बाकी है और न ही बुलंद किरदारी, बल्कि तुम इन सब से आरी हो चुके हो, मतलब तुम्हारे पास ये सब कुछ भी नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में इंग्लिश बोलने के लिए 4 स्किल्स बताया था आप लोगों को। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो पिछले वीडियो में मैंने लिसनिंग के बारे में और लिसनिंग की अहमियत से आप लोगों को आगाह किया था। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनिंग की अहमियत को समझते हुए आप लोग इंग्लिश न्यूज़, इंग्लिश स्टोरीज़ वगैरह ज़रूर सुन रहे होंगे, क्योंकि बोलने से पहले सुनना इंतहाई ज़रूरी है। जिसकी मिसाल छोटे बच्चे हैं, जब वो पैदा होते हैं उन्हें कोई ज़बान नहीं आती है, लेकिन वो सुनते 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 बिलाखिर खुद ब खुद वो अपनी मादरी ज़बान बोलना शुरू कर देते हैं, जो वो घर में सुनते हैं। तो यहाँ जो दूसरा है बोलना, स्पीक इंग्लिश, तो मन में बोलना। यहाँ मैंने लिखा है मन में इंग्लिश बोलिए, मगर कैसे। देखिए, ये बहुत ही आसान तरीक़ा है क्या कि हमारे पास जो भी काम है या हम जो काम करने जा रहे हैं या हम जो कुछ देख रहे हैं, उससे हमें कुछ करना नहीं है, उसे हमें इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पर सुबह हम उठते हैं सो करके, तो उस वक्त सुबह हो गई है तो आप बोलिए इट इज़ मॉर्निंग नाउ। उठ गए हैं अब, तो फिर मन में बोलिए आई हैव गॉट अप नाउ। फिर उसके बाद अगर आप वक्त देख रहे हैं तो आपने मन में कहना है व्हाट इज़ टाइम नाउ। आपने वक्त देखा कि 5 बज रहे हैं, तो बोलिए इट इज़ 5 o'clock। 5:15 हो रहा है, इट इज़ 5:15। उसके बाद जब आप बिस्तर से नीचे उतर रहे हैं तो मन ही मन में बोलिए आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। गेट ऑफ जो होता है ये फ्रेजल वर्ब है, गेट ऑफ माने उतरना होता है। फिर उसके बाद आप चप्पल जैसे ढूंढ रहे हैं तो आप बोलिए मेरे चप्पल कहाँ हैं, वेयर आर माई स्लीपर्स। तो इस तरह से सारी बातों को मन ही मन में दोहराइए और बोलिए, इंग्लिश में बोलना है उसे। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप सोकर उठे तो रूम अंधेरा है, तो आप बोलेंगे लाइट जलाना चाहिए, क्या मैं लाइट जला दूँ। शैल आई पुट ऑन द लाइट। पुट ऑन माने जलाना होता है, पुट ऑन माने ड्रेस पहनना भी होता है या चप्पल पहनना भी होता है, पुट ऑन माने। उसके बाद जब आप बिस्तर से नीचे उतरे हैं, फिर आप जो चप्पल पहन रहे हैं तो आप बोलिए आई एम पुटिंग ऑन द स्लीपर्स या आई पुट ऑन द स्लीपर्स। उसके बाद आप वॉशरूम जाएंगे, वॉशरूम जा रहे हैं तो आप मन ही मन में बोलिए आई एम गोइंग टू वॉशरूम नाउ, या आप हल्की आवाज़ से भी बोल सकते हैं। वॉशरूम से आने के बाद फिर आप ब्रश ढूंढते हैं अपना, तो आप बोलिए वेयर इज़ माई ब्रश, वेयर इज़ माई दातून। उसके बाद ब्रश मिल गया आपका, पेस्ट मिल गया, तो बोलिए हियर इज़ द ब्रश, हियर इज़ द पेस्ट। फिर आप जब ब्रश पर पेस्ट लगा दे रहे हैं तो आप लगाते वक्त बोलिए आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश। फिर उसके बाद जब ब्रश कर रहे हो तो आई एम ब्रशिंग माई टीथ नाउ, टीथ जमा है टूथ का। उसके बाद जब आप मुँह धो रहे हैं तो आप मन में बोलिए नाउ आई शुड रिंस माई माउथ या आई एम रिंसिंग माई माउथ। अच्छा, यहाँ पे फिर है मैं कुल्ली कर रहा हूँ, तो आप बोलिए आई एम रिंसिंग माई माउथ। मैं वज़ू कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग एब्लूशन। तो इस तरह से आप बहुत सारे जुमलों को आप बोल सकते हैं, जो आप कर रहे हैं धीरे धीरे उसे आप बोलते चले जाइए। उसके बाद फिर मान लीजिए कि अब जॉगिंग के लिए आपका प्रोग्राम है, तो आप बोलिए आई गो फॉर जॉगिंग। आप पार्क पहुंच गए हैं तो कहिए आई हैव रीच्ड पार्क। उसके बाद जॉगिंग कर रहे हैं, बोलिए आई एम जॉगिंग। जॉगिंग करने के बाद आप जैसे लौट आए हैं तो आप कहिए फिर आई हैव रिटर्न नाउ। उसके बाद आपको नहाने की ख्वाहिश हो रही है तो आपने कहना है आई शुड टेक बाथ नाउ। वॉशरूम जाने से पहले टॉवेल आप ढूंढ रहे हैं, वेयर इज़ माई टॉवेल। फिर जब आप बाथरूम में दाखिल हो चुके हैं तो आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं तो आप बोलिए आई हैव बोल्टेड द डोर। नहाना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्ट बेदिंग। नहाने के बाद आप टॉवेल से अपने जिस्म को खुश कर रहे हैं तो आई ड्राई माई बॉडी।
विथ टॉवेल बोल दीजिए, नहीं भी बोलिए। उसके बाद अगर आपको कोई कपड़ा खंगालना है तो आई रिंस माई क्लॉथ नाउ, रिंस माने खंगालना होता है। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता लेता हूँ तो बोलिए आई टेक ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से आप बहुत सारे इंग्लिश के अल्फाज छोटे छोटे बोल सकते हैं। पिछले वीडियोज़ में मैंने टेंसेस के कुछ अक़साम बताए थे और इस वीडियो में भी टेंस के कुछ मज़ीद अक़साम बताऊंगा, तो जिससे आप लोगों को काम करने के मुतालिक जितने भी जुमले हैं वो आपको बहुत आसानी होगी आपको बोलने में, क्योंकि टेंस का ताल्लुक़ जो है वो काम से है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल बनाया है, तो मैं आपको इस टेबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये टेबल जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों में आपको डिफरेंस महसूस करना है। वो क्या है देखिए, यहाँ मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। दोनों जुमले में बज़ाहिर थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं या हम लोग बोलते हैं आई एम रीडिंग क्योंकि ये जारी है, ये भी जारी काम है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसका जुमला होता है आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओ इतना डिफरेंस क्यों? उसकी वजह क्या है कि दोनों जुमले में थोड़ा सा फ़र्क है। ये मौजूदा में वक्त में कोई काम जारी है, इसमें कोई काम जारी तो है लेकिन ये काम माजी से शुरू हुआ था, अभी भी जारी है और उम्मीद है कि सॉरी और उम्मीद है कि अभी भी जारी, आगे भी जारी रहेगा, भले ही जारी हो या ना हो। इसी तरह दूसरा मिसाल भी है, वो लिख रहा है ही इज़ राइटिंग, और अगर उसमें हम वक्त लगा देंगे 2 घंटों से तो इसका जुमला हो जाएगा ही हैज़ बीन राइटिंग। आई के साथ हैव बीन लगेगा और प्लूरल के साथ हैव बीन, और सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैज़ बीन लगेगा, जो जनरल रूल है हैज़ और हैव का। तो इस दोनों में ये फ़र्क है। तो इस तरह के जुमले जो हैं फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहलाते हैं, और ये जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये फ़ेल हाल जारी है। ये मौजूदा ज़माने की ये चौथी किस्म है काम करने का। पहला हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडिफिनिट, फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इस तरह के जुमलों में कौन सा फ़ेल इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर है इसमें हम लोग V4 तो ख़ास फ़ेल के तौर पर करेंगे ही, क्योंकि V4 ING फॉर्म जो है वो कंटिन्यूटी का ही फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो ये लगेगा ही, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। और इमदादी फ़ेल के तौर पे हैज़ बीन हैव बीन लगेगा, एम इज़ आर नहीं लगेगा। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। वो सुबह से खेल रहा है, तो पहले हम वो बोलेंगे ही, खेल रहा है हैज़ बीन प्लेइंग, क्योंकि इस प्लेइंग नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा जुमले में हमें सुबह से बोलना है, सुबह से बोलना है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से वो 2 घंटों से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो है प्लूरल है, वो लोग दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। और उर्दू में रिस्पेक्टेड जुमला भी इस्तेमाल करते हैं, किसी को रिस्पेक्ट है, वो 2 घंटों से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ही होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ही होगा, तो यहाँ पे हमें इज़ लगाना है, सॉरी हैज़ लगाना है। तो जुमले का सिंपल स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज़ बीन हैव बीन हो गया, और फिर वर्ब की चौथी शक्ल हो गई, उसके बाद ही आपको अदर वर्ड्स लगाने हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, इस तरह से ढेरों जुमले आपके जहन में आएंगे और उससे आप अंग्रेज़ी में बोलने की कोशिश कीजिए। अब अगर इस तरह के जुमलों को अगर हम निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने का जो जनरल रूल है वो यहाँ भी लागू होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। सुबह से बारिश नहीं हो रही है, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं इन दिनों ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल दीज डेज। वो 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये आवर्स 2 दफ़ा लिखा गया, आवर्स, वो 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे हैं। पीछे 3 स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा कि फॉर और सिंस का इस्तेमाल किया गया था ऐसे जुमलों में। दरअसल ये दोनों जो लफ्ज़ हैं ये वक्त के इस्तेमाल के इजहार के लिए होते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। फॉर का इस्तेमाल जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वक्त की मुद्दत, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, 100 साल वगैरह वगैरह। लेकिन सिंस का इस्तेमाल जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, सुबह से, शाम से, आधी रात से, गुज़श्ता कल से वगैरह, जनवरी से। तो इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब हम हैव बीन रीडिंग जब हम यूज़ कर लेंगे सब्जेक्ट और वर्ब, जब यूज़ कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसके बाद हम लोग जैसे अगर घंटा है, घंटों का इस्तेमाल हुआ है तो फॉर 2 आवर्स, दिन फॉर 7 डेज, 7 दिनों से, 15 सालों से, 1 सदी से, 3 महीनों से, 2 हफ्तों से। या यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल हुआ है इस टेबल में, यहाँ पे इस कॉलम में सिंस मॉर्निंग, सुबह से, आधी रात से, गुज़श्ता कल से, जुमा से, जनवरी से, 2022 से। अब हम फ़ेल हाल मुकम्मल के सभी 6 जुमले को देखते हैं, जो अब आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना सीख लिया है।
वह 2 सालों से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को दुश्वारी महसूस नहीं हो रही होगी। अब इसका निगेटिव बोलेंगे, वो लोग 2 सालों से अंग्रेज़ी नहीं सीख रहे हैं, तो यहाँ नॉट लगा दीजिए। क्या वो लोग 2 सालों से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो जैसे ही जुमला क्या से स्टार्ट होता है इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। चूँकि इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है इसलिए यहाँ हैव हो गया। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। क्या वो लोग 2 सालों से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं? हैव नॉट दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। वो लोग 2 सालों से इंग्लिश कहाँ सीख रहे हैं? वेयर हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। वो लोग 2 सालों से अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीख रहे हैं? वाई हैव नॉट दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है वो वही है, फॉर और सिंस का इस्तेमाल है। उसके बाद जुमले में पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आया है। अब मैं 2-3 जुमले बोलता हूँ, इससे आप लोग नोट कर लीजिए और उसको फिर बकिया बचे हुए उसके 5 जुमले बनाइए। यू हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। यू हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स। आप यहाँ 2 घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर। वो लोग पिछले घंटे से बातें कर रहे हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 ईयर्स। शी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 ईयर्स। वो उस कंपनी में 3 सालों से काम कर रही है। अब हम यहाँ पर 2 तरह के काम को जोड़ करके बोलने की कोशिश करेंगे। दरअसल यहाँ ये दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं, लेकिन उन्हें जब हम जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। जैसे पहला जुमला तो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, मैं इस किताब को 2 हफ्तों से पढ़ रहा हूँ, तो चूँकि यहाँ पर जैसे वक्त लग गया 2 हफ्तों से, तो ये जुमला जो बन जाएगा फ़िलहाल मुकम्मल का, मतलब आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 वीक्स। लेकिन बट मैंने इसे अभी तक मुकम्मल नहीं किया है, बट आई हैव नॉट फिनिश्ड इट येट। तो हमने देखा कि दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल सिंपल हैं और दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर हम बट को हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे अगर, तो भी ये 2 मुकम्मल सेंटेंस बन जाएंगे और उसके मीनिंग में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। इसी तरह से वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फ्रॉम हाफ एन आवर। हम लोग बस का आधे 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। बट इट हैज़ नॉट कम येट, लेकिन ये अभी तक आई नहीं है। शी हैज़ बीन ट्राइंग टू सेल दोज एप्पल फॉर 2 आवर्स बट शी हैज़ नॉट सोल्ड 1 येट। वो उन सेबों को 2 घंटों से बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक एक भी नहीं बेच पाई है। इसी तरह से दे हैव बीन स्विमिंग सिंस 3 o'clock एंड दे हैव बीन टायर्ड नाउ। वो लोग 3 बजे से तैर रहे हैं और अब वे थक चुके हैं। तो इसमें पहला जुमला जो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का था। इसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला जोड़ सकते हैं और दूसरे तरह के काम को भी जोड़ सकते हैं या किसी तरह के दूसरे जुमलों को भी ऐड बआसानी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है, इसे आप लोगों को पॉज करके यहाँ पे इसको कोशिश करना है बोलने की, या नोट करके उसको लिखिए, उसके बाद फिर बोलिए। अब मैं इसका इंग्लिश में इसको मैं मीनिंग बता दे रहा हूँ कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। किसान 10 रोज़ से फसल काट रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, फसल काटना वर्ब है, हमें इसका जानना होगा। काटना का हार्वेस्ट होता है, फसल का क्रॉप होता है। तो अब आसान हो गया, किसान हो गया। द फार्मर्स हैव बीन हार्वेस्टिंग, क्या काट रहे हैं? फसल, क्रॉप्स। कितने दिनों से? 10 रोज़ से, तो फॉर 10 डेज। फार्मर्स हैव बीन हार्वेस्टिंग द क्रॉप फॉर 10 डेज। इसी तरह से सूबिया 2 घंटों से फूल तोड़ रही है। तो हम सूबिया बोलेंगे, सूबिया तोड़ रही है। हैज़ बीन प्लकिंग, क्या तोड़ रही है? फूल। कब से? 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। सूबिया हैज़ बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 आवर्स। सुबह से मेरा सर चकरा रहा है। सर का चकराना होता है फीलिंग गिडी, फील गिडी, सर चकराना। तो आप इसे कैसे बोलिएगा? आई हैव बीन फीलिंग गिडी सिंस मॉर्निंग। मजदूर एतवार से कुआं नहीं खोद रहे हैं। ये निगेटिव का जुमला है, तो हम नहीं का इस्तेमाल जो है वो हैज़ या हैव के बाद लगाएंगे। तो द वर्कर्स हैव नॉट बीन, खोद रहे हैं डिगिंग, क्या? वेल, द वेल सिंस संडे, एतवार से। ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का इस्तेमाल किया गया है। क्या तुम सुबह से मेरा इंतज़ार कर रहे हो? ये जुमला क्या से स्टार्ट हुआ है? तो आप तुम है तो हैव से स्टार्ट हो जाएगा। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। अली 2 घंटों से क्यों रो रहा है? अली सिंगुलर है इसलिए अली के साथ हैज़ का इस्तेमाल होगा। वाई हैज़ अली बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स।
तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह के जुमलों को बोलना इंतहाई आसान है, थोड़ा कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर मैं एक नया स्ट्रक्चर लेके आया हूँ एज और एज से। ये एज और एज का इस्तेमाल जो होता है जब किसी दो चीज़ों का मुआवजा कर रहे होते हैं जो किसी न किसी तरह से बराबर हों। जैसे मैं भी उतना ही ताकतवर हूँ जितना कि तुम, तो यहाँ पे मेरे और उसके ताकत का मुआवजा हो रहा है, तो इसे हम एज इस्तेमाल करेंगे और बीच में एज के बाद एडजेक्टिव है या एडवर्ब लगाएंगे। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू। इसी तरह से वो इतनी ही खूबसूरत है जितनी तुम्हारी बहन। यहाँ पे दो औरतों की खूबसूरती का मुआवजा हो रहा है। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज योर सिस्टर। मैं इतनी ही फरफर इंग्लिश बोल सकता हूँ जितनी कि तुम। आई कैन स्पीक इंग्लिश एज फ्लुएंटली एज यू कैन। फ्लुएंटली मतलब होता है फरफर, फ्लुएंटली यह एडवर्ब है। क्या तुम मेरी तरह तेज़ दौड़ सकते हो, या इसे ऐसे बोलें, क्या तुम इतना तेज़ दौड़ सकते हो जितना मैं। तो क्वेश्चन है ये, कैन यू रन एज फास्ट एज मी। यहाँ पर आप सवालिया निशान लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ दूसरा पैटर्न जो है वो है सो और एज का। तो सो एज का मीनिंग भी इतना जितना होता है, एज का मीनिंग भी इतना, एज का भी इतना जितना होता है, सो एज का भी इतना जितना होता है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क क्या है कि एज का जो था वो मुस्बत और क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ था, और सो एज का जो है वो निगेटिव सेंटेंस यानी कि मुनफी जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं, तो यहाँ पर जो है निगेटिव है, इतना बुरा नहीं हूँ, तो इसलिए नॉट लगेगा शुरू में। आई एम नॉट सो बैड, इतना एज पीपल थिंक, जितना, यहाँ पर एज माने होगा जितना। आई एम नॉट सो बैड एज पीपल थिंक। इसी तरह से वो इतने खुदगर्ज नहीं है जितने पहले होते थे। दे आर नॉट सो सेल्फिश एज यूज टू बी, पहले होते थे यूज टू बी। मुझे इतनी भूख नहीं है जितनी तुम समझते हो। आई एम नॉट सो हंग्री, कितना सिंपल सा सेंटेंस है। आई एम नॉट सो हंग्री एज यू थिंक। वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी वो सोचती है कि वो है, या वो है हटा दीजिए, वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी वो सोचती है। शी इज़ नॉट सो प्रेटी एज शी थिंक्स, यहाँ पर एस होगा, शी थिंक्स शी इज़। अगर यहाँ पर वो है बोल रहे हैं तो शी इज़ लगाइए, वो हटाइए तो ये भी हट जाएगा। यहाँ भी सो के बाद जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का ही इस्तेमाल होगा। आइए अपने अल्फाज को बेहतर बनाते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी कोशिश जारी रखेंगे और डिक्शनरी से कुछ न कुछ अल्फाज का नोट करके याद करते रहेंगे। डिक्शनरी से डायरेक्ट नहीं नोट करना है, वो जब आप किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं उसके बाद, ताकि जुमले में मीनिंग के साथ समझ में आए उसे। ब्रिक ईंट, ब्राइट रोशन, ब्रिंग किनारा, दहाना, ब्रोकर दलाल, ब्रोदल चकला, ब्रेवो शाबाश, बड़े गधे की आवाज़ निकालना, ब्रूज जख्म, बरंट सदमा या चोट, ब्रूट बेरहम, बर्ड कली, मैचर रिश्ता करवाने वाला या रिश्ता करवाने वाली, ब्रीजी हवादार, और ब्राइब माने होता है रिश्वत या रिश्वत देना। चलिए अब जो मैंने पीछे सो एज और एज का स्ट्रक्चर बताया है उसकी मश्क करते हैं। आप लोग इसको फिर पहले कोशिश करके वीडियो को रोक करके इसको पहले अंग्रेज़ी में आप बोलने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा घर इतना बड़ा नहीं है जितना कि तुम्हारा है। तो यहाँ पर जो है दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, घर और घर के बड़ा होने का, तो इसलिए एज लगेगा। माई हाउस इज़ नॉट एज बिग एज योर्स। वो इतना झूठ नहीं बोलता जितना कि तुम बोलते हो। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है इसलिए सो हो जाएगा। ही डज नॉट लाई सो मच एज यू लाई। अमेरिका जाना इतना आसान नहीं है जितना कि पहले था। तो यहाँ पर भी निगेटिव सेंटेंस है तो सो होगा शुरू में। मूविंग टू अमेरिका, मूविंग जो है यहाँ जेरेंड है, ये नाउन के बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है। मूविंग टू अमेरिका इज़ नॉट सो ईजी एज इट यूज टू बी। तुम्हारा टीवी इतना अच्छा है जितना कि उसका। यहाँ पे दो टेलीविज़न का मुआवजना हो रहा है तो इसलिए एज होगा। योर टीवी इज़ एज गुड एज हिज। मैं तुमसे उतना ही मोहब्बत करता हूँ जितना कि वो करता है, तो यहाँ भी एज होगा। आई लव यू एज मच एज ही डज। पटना इतना साफ सुथरा नहीं है जितना कि धनबाद है। पटना इज़ नॉट सो क्लीन एज धनबाद। मेरी कार इतनी ही पुरानी है जितनी कि तुम्हारी। यहाँ भी एज होगा। माई कार इज़ एज ओल्ड एज योर्स।
अब हम लोगों ने प्रेजेंट मौजूदा ज़माने के सारे टेंसेस को पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे पास्ट में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दरअसल आप लोगों को बताना है इसके बारे में, फ़ेल माजी मुतलक के बारे में, लेकिन इसको हम कंपेयर कर रहे हैं फ़ेल हाल मुतलक से। तो ये लेफ़्ट साइड का जो ये वाला लेफ़्ट साइड का जो है ये हम लोग जानते हैं, इसके मुआवजे से हम लोग इसको सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए एक जुमला है, मैं ख़त लिखता हूँ, तो हम लोग जानते हैं कि आई राइट ए लेटर। अगर लिखता हूँ जो मौजूदा में वो काम गुजर गया, मैंने ख़त लिखा, तो सिंपली राइट को चेंज कर दिए दूसरी शक्ल में रोट, आई रोट अ लेटर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी शक्ल लगा दी है। इसी तरह से वो हर रोज़ वर्जिश करता है, ही एक्सरसाइजेज एवरी डे। अब उसने हर रोज़ वर्जिश किया या वो हर रोज़ वर्जिश करता था, तो एक्सरसाइजेज बन जाएगा, यानी एक्सरसाइज बन जाएगा एक्सरसाइज्ड में। तो हमने देखा कि माजी में जब कोई काम आम तौर से ख़त्म हो गया था तो उसे हम फ़ेल माजी मुतलक पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर शॉर्टेस्ट स्ट्रक्चर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का था ना, एवं वैसे ही S+V2 है। इसमें S+V1 V5 था। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब हम लोग फ़ेल की शक्लें याद करते हैं या पढ़ते हैं तो V1 V2 V3 V4 V5, जिसमें V1 V2 V3 पर जोर डाला जाता है, क्योंकि V4 ING फॉर्म है और V5 S या ES फॉर्म है। तो हम लोग कैसे, उसका तीनों का नाम क्या है, पहले का नाम है प्रेजेंट, V1 का नाम प्रेजेंट है, V2 का नाम पास्ट है। तो ये जो दूसरी शक्ल जो है ये स्पेसिफिकली इसी टेंस के इस्तेमाल में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को तफसील से पढ़ेंगे। अब इस तरह का जो जुमला जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे, तो जैसे नादिया ने फूल तोड़ा, ये काम पास्ट में आमतौर से गुजर गया माजी में, तो इसमें कौन से इमदादी फेल का इस्तेमाल करेंगे, नादिया पलक्ड अ फ्लावर या पलक्ड द फ्लावर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी इमदादी फेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ख़ास फेल के तौर पर V2 का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से आपने अपना वक्त बर्बाद किया, यू वेस्ट माने होता है बर्बाद करना, तो उसकी दूसरी शक्ल ED लगा के बना लीजिए, यू वेस्टेड योर टाइम। तो हमने क्या देखा, फ़ेल हाल मुतलक की तरह ही फ़ेल माजी मुतलक के मुस्बत जुमलों में भी इमदादी फ़ेल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, सिंपल सा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। उसके बाद ही हम OW अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हमने फ़ेल माजी मुतलक के निगेटिव सेंटेंस को लिया है, लेकिन उसका मुआजना हमने फ़ेल हाल मुतलक के निगेटिव सेंटेंस से आप लोगों को कराया है। जैसे नादिया फूल तोड़ती है, नादिया पलक्स फ्लावर्स। नादिया फूल नहीं तोड़ती है, तो यहाँ पे हम डज नॉट या डू नॉट हमने लगाया था। यहाँ पर नादिया जो है सिंगुलर है, वाहिद है, इसलिए हमें डज का इस्तेमाल करना है। तो क्या हो गया था, नादिया डज नॉट प्लक फ्लावर। बिल्कुल वैसे ही इसमें जुमले में सिर्फ जहाँ हम लोग डू और डज लगाए थे वहाँ पे हमें डिड लगा देना है। नादिया ने फूल नहीं तोड़ा, नादिया डिड नॉट प्लक द फ्लावर। तो हमने देखा था कि फ़ेल हाल मुतलक के मनफी जुमलों में डू और डज नॉट का इस्तेमाल किए थे, और फ़ेल माजी मुतलक के मनफी जुमलों में हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल। वर्ब की पहली शक्ल क्यों, क्वेश्चन मार्क। उसकी वजह यह है कि जब हम निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और नॉट अकेले इस्तेमाल काम वाले जुमलों में इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं क्योंकि डू का पास्ट टेंस डिड होता है। तो यहाँ डू का पास्ट टेंस डिड इस्तेमाल हो गया, तो यहाँ पर फिर V2 इस्तेमाल नहीं होगा। V2 यहाँ इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए यहाँ V1 ही इस्तेमाल होगा। दोनों V2 जो है दोनों एक दूसरे को निगेट कर देंगे और जुमला बेमाना हो जाएगा। इसे हम कुछ जुमलों से समझने की कोशिश करते हैं। उसने मेरी बेइज्जती नहीं की, तो हमने उसने का मीनिंग समझते हैं, उसने का ही होता है क्योंकि नॉमिनेटिव केस में है, इसे हिज नहीं होगा, ही होगा। और बेइज्जती करने का हमें मीनिंग आना चाहिए, इंसल्ट मतलब होता है बेइज्जती करना। तो उसने मेरी बेइज्जती की, ही इंसल्टेड मी। उसने मेरी बेइज्जती नहीं की, ही डिड नॉट इंसल्ट मी। इसी तरह से हम लोगों ने अली को गाली नहीं दी, वी डिड नॉट अब्यूज़ अली। अब्यूज़ माना होता है गाली देना। तो ये सारे जुमले का स्ट्रक्चर हो रहा है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 होगा, ये V3 नहीं होगा, ठीक है, V1। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। इसी तरह से उसने दरिया में छलांग नहीं लगाई, ही डिड नॉट जंप इनटू द रिवर। आपने वक्त बर्बाद नहीं किया, यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम। अब साढ़े 6 जुमलों को देखते हैं फ़ेल माजी मुतलक के। एक जुमला लेते हैं, वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया, तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, ही फेल्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी शक्ल, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब आप उर्दू में इधर सारे 5 जुमले देखिए, इधर इंग्लिश में देखिए क्या तब्दीली आई है। जो मैंने लाल लाल
ये कर दिया है, इसे लाल रेड कलर है। ही डिड नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन, डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन, डिडंट ही फेल इन द एग्जामिनेशन, वाई डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन, वाई डिडंट ही फेल इन द एग्जामिनेशन। तो सिंपल सा वही रूल है, सब में डिड का इस्तेमाल हुआ है। और जैसे ही निगेटिव या क्वेश्चन बनेगा उसके बाद वर्ब की ऑलवेज पहली शक्ल फेल 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 फेल, फेल्ड नहीं होगा। ठीक है, फिर एक और जुमला लेते हैं, कल बारिश हुई, इट रेन्ड यस्टरडे। कल बारिश नहीं हुई, इट डिड नॉट रेन। क्या कल बारिश हुई, डिड इट रेन। क्या कल बारिश नहीं हुई, डिडंट इट रेन। फिर यस्टरडे लगा रहे हैं। कल बारिश कहाँ हुई, वेयर डिड इट रेन, वेयर डिड इट रेन यस्टरडे। कल बारिश कहाँ नहीं हुई, वेयर डिड इट नॉट रेन यस्टरडे। ठीक है, बहुत आसान है। अब जो हम फेल माजी मुतलक हमने पढ़ा है, उसके मजहूल जुमलों को कैसे फेल मजहूल में कैसे इस्तेमाल करेंगे। फेल मजहूल पैसिव वॉइस, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें सब्जेक्ट कोई काम करता नहीं है बल्कि सब्जेक्ट पे कोई काम होता है। पैसिव का मतलब ही होता है सोया हुआ, और एक्टिव मतलब होता है हरकत करता हुआ। तो हरकत वाले करने वाले जुमलों में सब्जेक्ट काम करता दिखता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पे काम होता हुआ दिखता है। और ये जुमले की खूबसूरती को बहुत बढ़ाता है, क्योंकि ऐसी सूरतों में हम लोग काम करने वाले की अहमियत को न देकर काम किया जो काम हो गया है उसकी अहमियत को जब दिखाते हैं तो हम पैसिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस या फेल मजहूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये सारे के सारे फेल माजी मुतलक के जुमले हैं और एक्टिव वॉइस में है, ऑटोमेटिकली फेल मारूफ में है। शी बर्न्ट द राइस, उसने चावल जला दिया। द राइस वाज बर्न्ट, ये राइस जो है उठ के इधर आ गया। फिर वाज बर्न्ट, यहाँ जो आप रेड से देख रहे हैं, वाज बर्न्ट, वाज बिगन, वर ब्रोकन, वाज लूटेड, तो क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद वाज या वर आया है, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल लगा दी गई है, जबकि इसमें वर्ब की दूसरी शक्ल ही थी। तो पैसिव वॉइस जितना भी बनता है ना, उस सब में वर्ब की तीसरी शक्ल ही लगती है, चाहे वो आप प्रेजेंट टेंस के जुमलों को बनाइए, पास्ट टेंस के जुमलों को बनाइए। प्रेजेंट टेंस के जुमलों को बनाएंगे अगर आप सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे तो वाज की जगह इज आर लग जाएगा। जैसे चावल जला दिया गया है, द राइस इज बर्न्ट हो जाएगा। रेस शुरू हो गया है, द रेस इज बिगन, रेस शुरू हो गया था, द रेस वाज बिगन। तो इन जुमलों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ही हिड हर रिंग, उसने उसकी अंगूठी छुपा डाली, तो हर रिंग वाज हिडन, उसकी अंगूठी को छिपा लिया गया। शी मेड अ मिस्टेक, उसने गलती की, अ मिस्टेक वाज मेड, गलती हो गई। तो इस तरह से ये सारे जुमले हैं, एक्टिव से पैसिव बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। 2 + V1, कोई काम करने का। तो जब इस तरह का जुमला हो, ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास और भी काम होते हैं और हमें उनको ये बताना चाहते हैं कि आप या तो इंतज़ार कीजिए या फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। जैसे मेरे पास वजाहत करने का वक्त नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, सब में आई डोंट हैव टाइम है। वजाहत करने का टू एक्सप्लेन, खाने का टू ईट, वर्जिश करने का टू एक्सरसाइज, बात करने का टू टॉक। टू के बाद जो होता है वर्ब की हमेशा पहली शक्ल आती है। यहाँ पर टू का इस्तेमाल देखेंगे, एक्चुअली टू और टू का इस्तेमाल देखेंगे तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक ही होता है, TOO2 और TO2। टू माने ऑल्सो होता है, भी होता है, लेकिन यहाँ पर जब टू और टू एक साथ जब जो इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर इस टू का मतलब होता है कि ज़रूरी या मतलूबा से ज़्यादा। जैसे टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब इतना गर्म है कि इससे पिया नहीं जा सकता है, ये निगेटिव माना में आ जाता है ऐसे सूरत हाल में। यहाँ पे चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती, टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। मैं इतना छोटा हूँ कि लड़ नहीं सकता, आई एम टू स्मॉल टू फाइट। यहाँ पे वो इतना छोटा है कि वो लड़ नहीं सकता है। वो इतना गरीब है कि कलम नहीं खरीद सकता, ही इज़ टू पुअर टू बाय अ पेन। क्या आप कलम खरीदने के लिए इतने गरीब हैं? तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर में टू और टू आएगा, लेकिन जुमला का जो शुरू बिगिनिंग है वो आर से होगा। आर यू टू पुअर टू बाय अ पेन, वो इतनी छोटी है कि अकेली नहीं जा सकती। शी इज़ टू यंग टू गो अलोन, वह इतनी दूर चली गई है कि वापस नहीं आ सकती। शी हैज़ गॉन टू फार टू कम बैक, वह इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता। ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो जब भी हम टू और टू का इस्तेमाल एक साथ करेंगे तो टू के बाद टू एक्चुअली एडवर्ब है, तो यहाँ पे सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। हॉट, स्मॉल, पुअर, यंग, फार एडवर्ब है, वीक एडजेक्टिव है। तो इन सब के पहले ये एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है
और उसके बाद फिर टू के बाद फिर वर्ब की पहली शक्ल इस्तेमाल की जाएगी और इसका मीनिंग जो है वो निगेटिव होगा। पीछे हमने टू और टू का कॉम्बिनेशन देखा। अब उसी जुमले को बोलने, उस तरह के जुमले को बोलने का दूसरा तरीका भी है जिसे हम सो और डैट से करते हैं। क्या इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं। यहाँ पे सो जो है वो एक्चुअली कॉज है, वजह है, और डैट जो है वो इफेक्ट है ना। डैट क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। जैसे पीछे हमने कहा था चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती, टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? टी इज़ सो हॉट डैट इट कैन नॉट बी ड्रिंक। यहाँ पे सो हॉट जो है ये कॉज है, इतना गर्म है, और इसका असर क्या हो रहा है? डैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, कि इसे पिया नहीं जा सकता। इसी तरह से वो इतना गरीब है कि कलम नहीं खरीद सकता। हमने पीछे क्या बनाया था, इसको कैसे कहा था? ही इज़ टू पुअर टू बाई अ पेन। यहाँ पे क्या है? ही इज़ सो पुअर। ये जो पुअर जो है, ये गुर्बत जो है, ये रीज़न है, और इसका असर क्या है? डैट ही कैन नॉट बाई अ पेन। वो इतनी छोटी है कि अकेली नहीं जा सकती। हमने पीछे क्या बताया था? शी इज़ टू यंग टू गो अलोन। यहाँ पे क्या होगा? शी इज़ सो यंग डैट शी कैन नॉट गो अलोन। वो इतना कमज़ोर है कि टहल नहीं सकता। इसे हमने पीछे बताया था ही इज़ टू वीक टू वॉक। यहाँ पे क्या है? ही इज़ सो वीक डैट ही कैन नॉट वॉक। तो इस दोनों तरह से हम इन जुमलों को बता सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी तक तो ये था कि वो ये काम करने का अहल नहीं था। अब यहाँ अगर कोई काम करने का अहल है तो हम उसे कैसे जुमलों में इस्तेमाल करेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ ही? वो कितना मजबूत है। दूसरा क्वेश्चन, कैन ही लिफ्ट द बॉक्स? क्या वो बॉक्स उठा सकता है? तो इस सवाल का जवाब हाँ है। तो कैसे हम बोलेंगे? ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। वो इतना मजबूत है कि डब्बा उठा सके, बॉक्स उठा सके। ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा सेंटेंस जो है, शी इज़ टॉल इनफ टू रीच द विंडो। अगर हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कितनी लंबी है, क्या वो विंडो तक पहुंच सकती है? तो हाँ, शी इज़ टॉल इनफ टू रीच द विंडो। वो इतनी लंबी है कि खिड़की तक पहुंच सकती है। इसी तरह से इन जुमलों को देखिए, द बॉक्स इज़ बिग इनफ टू होल्ड ऑल बॉक्स। इसी तरह से स्मॉल इनफ, क्लेवर इनफ, लॉन्ग इनफ, और उसके बाद टू गेट थ्रू, टू ओपन, टू गो का इस्तेमाल हुआ है। द बॉक्स इज़ बिग इनफ टू होल्ड ऑल बुक्स। होल्ड ऑल बुक्स, बॉक्स इतना काफ़ी बड़ा है कि सारे किताबों को ये रख सके। द कैट इज़ स्मॉल इनफ टू गेट थ्रू द होल। बिल्ली इतनी छोटी है कि वो होल के ज़रिए जा सकती है। मंकी इतना चालाक है कि वो इसके पास इतनी अकल है, इतना चालाक है कि वो गेट खोल सकता है। इसी तरह से ये लास्ट सेंटेंस जो है, द पीस ऑफ स्ट्रिंग इज़ लॉन्ग इनफ टू गो राउंड द पार्सल। ये स्ट्रिंग का जो टुकड़ा है वो इतना लंबा है कि पार्सल के चारों तरफ जा सकता है, मतलब इससे पार्सल को बांधा जा सकता है। अब जो है ये पास्ट टेंस का दूसरा ये है किस्म है पास्ट कंटिन्यूअस। तो मेरा मकसूद जो है वो आपको ये वाला पार्ट्स बताना है, लेकिन उसको बताने के लिए हमने कंपैरिजन किया है इस वाले पार्ट से जो हम लोग प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं। अगर हम दोनों की आप वर्क पर ध्यान दीजिए, अफ़ाल पर ध्यान दीजिए। जैसे हमने मैं एक ख़त लिख रहा हूँ को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कैसे बोलेंगे? आई एम राइटिंग अ लेटर। अब अगर ये लिख रहा हूँ, अचानक ही लिख रहा था में चेंज हो गया, पास्ट टेंस में कोई काम चल रहा था, तो सिंपली एम की जगह पर वाज हो जाएगा। और ध्यान रखिए सिर्फ वाज ही नहीं होगा, अगर प्लुरल है तो वेयर हो जाएगा, या वर या वेयर दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसी तरह से वो एक कहानी सुना रहा है, वो होगा ही इज़ टेलिंग ए स्टोरी। वो कहानी सुना रहा था तो ही वॉज टेलिंग अ स्टोरी। तो बहुत ही आसान है। जिस तरह से उर्दू में हूँ था तो एम हो गया, तो था तो इंग्लिश में वाज हो जाएगा, थे था तो वेयर हो जाएगा। तो ये जुमला क्या था? मौजूदा ज़माने में कोई काम जारी है, और ये मौजूदा माजी में जब कोई काम जारी था। तो ऐसी सूरत हाल में हम वाज और वेयर का इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब की चौथी शक्ल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी का ताल्लुक वर्ब की चौथी शक्ल से ही है, जो हम लोगों ने फ़ेल हाल मुकम्मल यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था। ठीक है। अब चूँकि ये ज़्यादा मुश्किल जुमला नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम सीधे इसके सारे 6 जुमले पे आ जाते हैं। वो किताबें पढ़ रहे थे, मतलब वो लोग, तो दे वर रीडिंग बुक्स। इसका नेगेटिव बनाइए, दे वर नॉट रीडिंग बुक्स। वो लोग किताबें नहीं पढ़ रहे थे। वर दे रीडिंग बुक्स, क्या वे लोग किताबें पढ़ रहे थे? यहाँ पे चारों में क्वेश्चन मार्क लगाना मैं भूल गया हूँ। वर दे रीडिंग बुक्स, क्या वो लोग किताबें पढ़ रहे थे? वर्नट या वेयर नॉट,
दे रीडिंग बुक्स, क्या वो लोग किताबें नहीं पढ़ रहे थे। वाई वे आर दे रीडिंग बुक्स, वो लोग किताबें क्यों पढ़ रहे थे या वो लोग किताबें क्यों नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है वाइल। एक्चुअली वाइल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो वाक़यात या दो सरगर्मी एक ही वक्त में हो, एक ही वक्त में, दोनों काम एक ही वक्त में। जैसे मिसाल के तौर पर, जब मैं सो रहा था चोर मेरी घड़ी चुरा कर ले गया, मतलब मेरा सोना और चोर का घड़ी चुरा कर ले जाना एक ही वक्त में वाक़ हुआ। तो इसे हम करेंगे वाइल आई वाज स्लीपिंग। ये सिंपल सा जुमला है। ये वाइल आई, जैसे उर्दू में बोल रहे थे मैं सो रहा था तो आई वाज स्लीपिंग। चोर मेरी घड़ी चुरा कर ले गया, द थीफ स्टोल माई वॉच। तो ये सिंपल पास्ट का जुमला हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ये सिंपल पास्ट का जुमला हो गया। इसी तरह से यहाँ पर कुछ और जुमलों को देखिए। द फोन रैंग वाइल आई वाज कुकिंग। फ़ोन की घंटी बज उठी जब मैं पका रहा था या जब मैं पका रही थी। वाइल आई वाज वॉचिंग टीवी डोर रैंग, जब मैं टीवी देख रहा था या जब मैं टीवी देख रही थी। डोर रैंग मतलब कॉल बेल बजी। वाइल आई वाज वॉकिंग होम इट बिगेन टू रेन, जब मैं घर की तरफ जा रहा था बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी का जुमला है और ये सिंपल पास्ट का जुमला है। वाइल शी वॉज वॉशिंग द डिशेज शी ब्रोक अ गिलास, जब वो बर्तनें धो रही थी उसने गिलास तोड़ डाला। मतलब दोनों काम, बर्तन का धोना और गिलास का टूटना एक ही वक्त में वाक़ हो रहा है। वाइल दे वी आर स्विमिंग दे सॉ अ बिग फिश, जब वो लोग तैर रहे थे उन लोगों ने एक बड़ी मछली देखी। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक और हिस्से की तरफ आते हैं जिसे हम लोग प्रीपोजिशन या हरफ जार, हुरूफ जार कहते हैं। ये प्रीपोजिशन में दो लफ्ज़ है, एक तो है पी आर ई, प्री माने पहले, और दूसरा है पोजीशन माने स्थान, जगह, है ना, मकाम। तो ये प्रीपोजिशन का मतलब ये हो गया कि ये अल्फाज बड़े छोटे छोटे आते हैं, 4 लेटर के, 5 लेटर के, 2 लेटर के, 3 लेटर्स के, और ये क्या है, बहुत ही बिग रोल है इनका इंग्लिश लैंग्वेज के में, और बहुत ही मज़ेदार जुमले बन जाते हैं, अल्फाज बन जाते हैं इससे। और एक ही वर्ड के साथ अगर हम इस एक प्रीपोजिशन लगाते हैं तो दूसरा माना हो जाए। जैसे मान लीजिए कि लुक एक वर्ब लेते हैं, उसमें अगर हम फॉर लगा देते हैं, लुक फॉर तलाश करना, फॉर प्रीपोजिशन है। इन लगा देते हैं देखना, एट माने भी देखना होता है, अप माने तलाश करना होता है। तो इस तरह से लुक इनटू तो जांच पड़ताल करना हो जाता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे क्या है कि प्रीपोजिशन समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और इसमें मैंने 2 चीज़ों को लिया है, कैट को और टेबल को। यहाँ पे कैट अलग अलग जगह पे, अलग अलग मकाम पे है। जैसे देखिए, बिल्ली मेज़ पर है, यहाँ मेज़ पर है ऑन द टेबल। यहाँ पे मेज़ के नीचे है अंडर द टेबल, मेज़ के करीब है नियर द टेबल, मेज़ से बहुत दूर है फार फ्रॉम द टेबल, मेज़ के बगल में है बिसाइड द टेबल, मेज़ के सामने है इन फ्रंट ऑफ द टेबल, या मेज़ के पीछे है बिहाइंड द टेबल। तो यहाँ पे ये रेड इंक कलर से जितने हैं सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं, ये टेबल के पहले आए हैं, नाउन के पहले आए हैं, और टेबल का ताल्लुक इसी जुमले में कैट है, उससे इसका ताल्लुक का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, ये तो इसका पहला इस्तेमाल हुआ। उसके अलावा और बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं इसको। कुछ हरूफ जार हैं, इसे देखिए और इसका मीनिंग मैक्सिमम आप लोग समझते होंगे, और अगर नहीं किसी का मीनिंग नहीं पता है तो इसे डिक्शनरी का हेल्प ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसको एग्जांपल में इस्तेमाल किया है मैंने। आई हैव रिसीव्ड ए गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से तोहफा हासिल किया। शी वेंट टू दिल्ली आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद वो दिल्ली चली गई। यहाँ पर फ्रॉम आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है। शी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, वो उसे एग्ज़ाम के पास होने का पूरा यकीन है। यहाँ पासिंग जो है ये जेरेंड है और ये नाउन का बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहा है, बतौर वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पासिंग नाउन है, नाउन के पहले ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। ही हिट द नेल विथ अ हैमर, उसने जो है नेल पे, कांटी पे हथौड़े से वार किया, हिट किया। तो इस तरह से ये आप फ्रॉम, आफ्टर, ऑफ, विथ, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशन हमारे डेली गुफ्तगू में या डेली लिखने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये करते क्या है, हमें बताते क्या है। देखिए, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं, जैसे ये सारे प्रीपोजिशन जो आप देख रहे हैं वो वक्त के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एट आया है, तो मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 5 बजे के से पहले हम एट लगा देंगे। आई विल मीट यू एट 5 o'clock। ठीक है,
तो इसी तरह से मैं आपसे जनवरी में मिलूँगा, आई विल मीट यू इन जनवरी, तो यहाँ वक्त हो गया। तो इस तरह के प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। इस तरह के जो यहाँ सारे के सारे हैं, इस तरह के प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं, क्योंकि ये प्लेस एट जो है प्लेस को बताता है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं तुमको मार्केट में मिलूँगा, आई विल मीट यू एट द मार्केट, मार्केट प्लेस है तो यहाँ पे एट का इस्तेमाल प्लेस के है। इन द होटल, इन प्लेस का है, ऑन प्लेस है ना। तो बाय द रोड, बाय द होटल, इस तरह से इस्तेमाल। नियर, आई विल मीट यू नियर द होटल, तो यहाँ पर जो है नियर जो है जगह को शो करता है। तो इस तरह के प्रीपोजिशन जो है वो आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बताते हैं। इसी तरह से ये सारे प्रीपोजिशन जो हैं ये किसी चीज़ की समत या हरकत को बताते हैं। जैसे टू है, हम लोग जानते हैं आई एम गोइंग टू पटना, तो ये किसी चीज़ की के समत को, डायरेक्शन को दिखा रहा है कि मैं पटना जा रहा हूँ नो। फ्रॉम पटना टू भागलपुर, तो ये हो गया फ्रॉम हो गया। इसी तरह से ओवर, अबव, अंडर वगैरह ये सारे के सारे जुमले जो हैं ये किसी चीज़ या समत को बताता है। तो ये प्रीपोजिशन का तीसरा काम ये हो गया। और भी देखते हैं, कुछ और काम है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन जो है किसी चीज़ के होने का बास बताते हैं। जैसे द एयरपोर्ट वाज बिल्ट बाय ए फॉरेन कंपनी, एयरपोर्ट जो है एक गैर मुल्की कंपनी के ज़रिए बनाया गया, तो यहाँ पर क्या ज़रिया बना, बाई। इसी तरह से मशीन, डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी को बयान करने के लिए भी हम प्रीपोजिशन का हेल्प लेते हैं। जैसे जेनी रिटर्न होम बाई एरोप्लेन, तो ये हो गया प्लेन है ना। इसी तरह से शाजिया सेव्ड द वीडियो ऑन हर कंप्यूटर, शाजिया ने अपना वीडियो कंप्यूटर पे सेव किया, तो कंप्यूटर जो है ये मशीन है, ये डिवाइसेस है। इसी तरह से अगर किसी मिल्कियत, ताल्लुक़ और वाबस्तगी ज़ाहिर करने के लिए भी हम लोग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे असलम वांटेड टू ट्रैवल विथ हिज ब्रदर, तो विथ ब्रदर के साथ विथ का इस्तेमाल हुआ है, तो दोनों के भाई के बीच रिश्ते का ये हो रहा है, वाबस्तगी का इजहार हो रहा है। इसी तरह से शहरियत, कौमियत, ज़बान वगैरह के बारे में जब इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रीपोजिशन का हेल्प लेते हैं। जैसे रिसेंटली आई मेट अ जर्नलिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड, है ना, हाल ही में मैं इंग्लैंड के एक जर्नलिस्ट से मिला, तो जर्नलिस्ट कहाँ का था, इंग्लैंड का था, उसकी शहरियत इंग्लैंड की थी, इंग्लिश थी, तो ये फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन जो है एक या दो वर्ड के साथ मिल करके प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। और प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब क्या होगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर कि जो कि प्रीपोजिशन उसमें हो और कुछ वर्ड हो। मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि जब कोई मीनिंग आप देखें तो आप वर्ड याद ना करके फ्रेज याद करें, तो यहाँ मेरा मकसद वही था। जैसे यहाँ पे आप डिंट का मीनिंग याद ना करें, बाय डिंट ऑफ कर लें। अकॉर्डिंग का मीनिंग याद ना करें, अकॉर्डिंग टू याद कर लें। सॉरी, अकॉर्डिंग टू याद कर लें। कंपेरिजन का मीनिंग याद ना करें, इन कंपेरिजन टू करें। तो यहाँ हम देख रहे हैं मीनिंग बाय डिंट ऑफ की बदौलत, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक। जैसे अब ये बाय डिंट ऑफ मतलब होता है की बदौलत, की वजह से। जैसे ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क की वजह से कामयाब हुआ। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू को लेते हैं अगर के मुताबिक, तो ही वाज या ही डज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स, वो हर काम रूल के मुताबिक करता है। इसी तरह से इंस्टेड ऑफ ले लेते हैं के बजाय, यू गो इंस्टेड ऑफ मी इफ़ यू वांट, आप मेरे बजाय आप जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसी तरह से हम इस तरह से जुमलों में सिंपली जुमलों में इस्तेमाल करें। जस्ट लाइक एक ये वर्ड मीनिंग है, वर्ड है, जैसे ही हमको कहीं पे की वजह से लगे हम वहाँ पर बाय रीजन ऑफ इस्तेमाल कर देंगे, के साथ साथ लगे अलॉन्ग विथ इस्तेमाल कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें सब में प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। फ्रेज जो हैं वो मुरक्कब अल्फाज होते हैं जिसमें वर्ब या सब्जेक्ट नहीं पाया जाता है। विथ अ व्यू टू, इस नज़रिए के साथ, फॉर द सेक ऑफ की खातिर, यहाँ पर आर रे छूट गया है। ऑन अकाउंट ऑफ के सबब, इन एडिशन टू के साथ साथ, इन फेवर ऑफ की जानिब से, बाय रीज़न ऑफ की वजह से, इंस्टेड ऑफ की बजाय, इन फेवर ऑफ के हक़ में, बाय मीन्स ऑफ के ज़रिए, अलॉन्ग विथ के साथ, ओइंग टू की वजह से, ऑन बिहाफ ऑफ की जानिब से, इन लिeu ऑफ के बदले। कुछ और भी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं यहाँ, देखिए। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन द कोर्स ऑफ के दौरान, एट द टॉप ऑफ के ऊपर, एट द मर्सी ऑफ के रहम करम पर, इन फ्रंट ऑफ के सामने, ऑन द वर्ज ऑफ के दहाने पर, विद द पर्पस ऑफ के इरादे से, इन द इवेंट ऑफ की सूरत में, एट द एज ऑफ की उम्र में, एट द बॉटम ऑफ के बीच में, ऑन द ओकेजन ऑफ के मौका पे, ओकेजन के स्प्रिंग पे ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ के बुनियाद पर, इन एक्सचेंज ऑफ के एवज, और इन द नेम ऑफ के नाम पर, के नाम से। यहाँ पे मैंने तीन प्रीपोजिशन लिया है, एक लिया है विदाउट, एक लिया है फॉर, एक लिया है बाय। इस तीनों का इस्तेमाल देखिए कैसे करते हैं इस्तेमाल।
यहाँ पे ये जुमलों के जोड़ने में भी इस्तेमाल होते हैं कहीं कहीं पर। यहाँ पर वही काम हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने एक जुमला लिया है, द बस वेंट बाई, बस गुजर गई। इट डिड नॉट स्टॉप, ये नहीं रुकी। तो इसे हम बोल सकते हैं बस बगैर रुके वहाँ से गुजर गई। तो अब हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द बस वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग। इसी तरह से यहाँ पे है बस बगैर रुके वहाँ से गुजर गए। ही रैन अक्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग, मतलब इसमें दो जुमले हैं कि ही रैन द रोड, ही रैन अक्रॉस द रोड, और दूसरा है ही डिड नॉट लुक, है ना, उसने देखा नहीं। तो इसी तरह से ही वॉकड पास्ट विदाउट स्पीकिंग टू अस, वो हमसे बगैर, हम लोगों से बात किए बगैर वो गुजर गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये विदाउट का था। फॉर देखिए, अकरम वाज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट फॉर स्कूल। तो यहाँ पे भी दो जुमले, अकरम वाज पनिश्ड, अकरम को सज़ा मिली, ये फेल मजहूल है। ही वाज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल में लेट था। अकरम वाज पनिश्ड फॉर बीइंग लेट फॉर स्कूल। इसी तरह से शी वाज प्लीज्ड फॉर हिम बीइंग अ गुड बॉय। यहाँ पे वही है, शी वाज प्लीज्ड विथ हिम, वो उससे खुश थी, ही वाज ए गुड बॉय। तो इसको हम एक साथ बोलेंगे, शी वाज प्लीज्ड विथ हिम फॉर बीइंग ए गुड बॉय। दे वर थैंक्ड फॉर बीइंग हेल्पफुल, उन्होंने शुक्रिया अदा किया उनके मददगार होने की वजह से। शी फाउंड द आंसर बाय लुकिंग इन अ बुक, उसने जवाब तलाशा किताब देखकर। ही सेव्ड द ड्राउनिंग गर्ल बाय थ्रोइंग HE हटा दीजिए। ही सेव्ड द ड्राउनिंग गर्ल बाय थ्रोइंग हर अ रोप, उसने डूबती हुई लड़की को रस्सी फेंक कर बचा लिया। तो इस तरह से हम लोग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल दो जुमलों को जोड़ने में बआसानी कर सकते हैं। अब हम लोग फेल माजी जारी के जुमलों को इंग्लिश में बोलने की मशक करेंगे। इसमें जो रेड इंक है वो सारे के सारे वर्ब्स हैं। तो इसमें आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से जुमले को बोलना है। जैसे मैं मजाक नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट किडिंग, किड माने मजाक करना होता है, तो नहीं है तो आई वॉज नॉट किडिंग। लोग पतंग उड़ा रहे थे, पीपल वर फ्लाइंग द काइट्स। पतंग उड़ाना फ्लाई होता है, और पीपल जो है ये ऑलवेज प्लुरल इस्तेमाल होता है, इसलिए पीपल वेयर होगा, पीपल में एस नहीं लगता है। वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था, तो हमें धोखा देना का जानना चाहिए। धोखा देना का होता है डिसीव, तो वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था, ही वॉज नॉट डिसीविंग मी। लड़कियां गाने नहीं गा रही थी, द गर्ल्स वेयर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। क्या वो लोग तस्वीर बना रहे थे, वेयर दे मेकिंग पिक्चर्स। क्या वो किताब पढ़ रहा था, वाज ही रीडिंग अ बुक। वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा करना का होता है लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो यहाँ पे पूरा ये है, तो ही वाज लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। तुम्हारे मकान की मरम्मत कौन कर रहा था, तो यहाँ पर कौन आया है तो कौन को पहले ले लेंगे। हु वाज रिपेयरिंग योर हाउस, सब में वाज या वेयर लगा है, वर्ब की चौथी शक्ल इस्तेमाल हुई है। अली किताब से नकल नहीं कर रहा था, अली वाज नॉट कॉपीइंग फ्रॉम द बुक। दुकानदार कम तौल रहा था, कम तौलना का होता है गिव अ शॉर्ट मेज़र। तो इसका क्या हो जाएगा, द शॉपकीपर वाज गिविंग अ शॉर्ट मेज़र। क्या वो अपने भाई को मार रहा था, वाज ही बीटिंग हिज ब्रदर। अमीर आदमी खैरात नहीं दे रहा था, खैरात देना का होता है चैरिटी, है ना, गिव चैरिटी। तो अमीर आदमी खैरात नहीं दे रहा था, द रिच मैन वाज नॉट गिविंग चैरिटी। क्या वो बहाने बना रहा था, बहाने बनाना का हम लोग जानते हैं एक्सक्यूज़ होता है, तो क्या वो बहाने बना रहा था, तो इसमें हेल्पिंग और वाज है वो है, तो वाज आएगा पहले, वाज ही मेकिंग एक्सक्यूजेज। गरीब बच्चा कहाँ चीख रहा था, वेयर वाज द पुअर किड या पुअर बॉय क्राइंग, वीपिंग, स्क्रीमिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है अनटिल का, है ना। अनटिल माने क्या होता है, जब तक के ना। ये अनटिल जो है ये टाइम इंडिकेट करता है। इसके बाद हम लोग अनलेस पढ़ेंगे, अनलेस मतलब ही जब तक के ना होता है, तो दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। तो पहले हम अनटिल हम लोग देख लेते हैं। ये अनटिल जो है ये नफ़ी के फ़िक्रों के लिए इस्तेमाल होता है। ये इस बात की निशानदही करता है कि कोई काम हुआ होता है या ख़त्म होता है, शुरू होता है, मतलब काम को बताता है ख़त्म होने को या होने को। जैसे एक जुमला हम लोग लेते हैं, वो बस से उतरी जब ये रुकी। शी गॉट ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक के बस रुक नहीं गई वह नहीं उतरी। वो बस से उतरी कब, जब ये रुक गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब तक के बस रुक नहीं गई वो नहीं उतरी। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, अनटिल।
अनटिल से करेंगे इसमें, और अनटिल के बाद निगेटिव नहीं लगेगा क्योंकि अनटिल में ऑलरेडी निगेटिव है। जब तक के बस रुक नहीं गई, अनटिल इट स्टॉप्ड, अनटिल द बस स्टॉप्ड, है ना, वह नहीं उतरी। शी डिड नॉट गेट ऑफ द बॉक्स, सॉरी, शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ उतरना होता है, अनटिल इट स्टॉप, जब तक कि ये रुक नहीं गई। इसी तरह से शी डिड नॉट स्टॉप रीडिंग, तो पहले सेंटेंस में निगेटिव है, दूसरे सेंटेंस में निगेटिव नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अनटिल है, इसलिए इसमें नो ऑलरेडी छिपा हुआ है, इसलिए। शी डिड नॉट स्टॉप रीडिंग, उसने उस वक्त तक पढ़ना बंद नहीं किया, अनटिल शी फिनिश्ड द बुक, जब तक कि उसने किताब ख़त्म न कर ली। ही डिड नॉट गो आउट टू प्ले, वो खेलने उस वक्त तक नहीं गया, अनटिल ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, जब तक कि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लिया। इसी तरह से ये लास्ट सेंटेंस है, दे डिड नॉट क्रॉस द रोड अनटिल द लाइट टर्न ग्रीन, उन लोगों ने सड़क तब तक पार नहीं की तब तक के सिग्नल ग्रीन नहीं हो गया। तो ये हम लोगों को क्या दिखाता है, ये टाइम दिखाता है। अब देखिए हम लोग अनलेस पे आएंगे। अनलेस का माने भी वही होता है, जब तक के ना, और अनलेस भी निगेटिव सेंटेंस है, इसमें अनलेस वाले जो पार्ट होता है, जो क्लॉज होता है, उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, उसके बाद वाले सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल होगा। ये जो है एक्चुअली कंडीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे देखिए ये नफ़ी के फ़िक्रे के लिए इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन शर्त के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जब तक वो नहीं आता मैं नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे कंडीशन लगा दिया उसने, जब तक के, तो अनलेस ही कम्स, जब तक के वो नहीं आता, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है ना, क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी नॉट है। जब तक के वो नहीं, जब अनलेस ही कम्स, जब तक के वो नहीं आता है, आई विल नॉट लीव, मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि जब इस तरह का क्लॉज इस्तेमाल होता है अनलेस के साथ, तो अनलेस वाला जो जुमला होता है उसमें आपको वो सिंपल प्रेजेंट होता है, उसके बाद ये जुमला जो है दोनों में गागा है ना, जब तक वो नहीं आता, यानी जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, दोनों में फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो इसमें एक फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर में होगा, दूसरा सिंपल फ्यूचर में नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। जब तक वो नहीं आता है मैं नहीं जाऊंगा, अनलेस ही कम्स आई विल नॉट लीव। तो आप इसको सारे जुमलों में इस तरह के स्ट्रक्चर से देखेंगे। आई वॉन्ट गो मतलब विल नॉट, आई विल नॉट गो, आई वॉन्ट गो अनलेस यू से यस, जब तक कि तुम हाँ नहीं कहोगे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ये जो है एक ही में फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल हुआ है। ही वॉन्ट स्पीक अनलेस ही गेट्स बीटिंग, वो नहीं बोलेगा जब तक कि उसे मार नहीं पड़ेगी। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश अनलेस यू रिमूव योर हेजिटेशन, जब तक कि आप हिचकिचाहट रिमूव नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो ये सारे कंडीशनल सेंटेंस हैं। चिल्ड्रेन डू नॉट स्पीक अनलेस दे आर गिवन कैंडीज़, बच्चे उस वक्त तक नहीं बात करते, मतलब छोटे बच्चे, जब तक कि उन्हें कैंडी नहीं दी जाती, मिठाई नहीं दी जाती। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आप और भी जुमले बोल सकते हैं, जैसे अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट लर्न, जब तक कि आप स्टडी नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं। अनलेस यू आर एम्प्लॉयड नो वन लाइक्स यू, जब तक कि आप एम्प्लॉय नहीं होंगे तब तक आपको कोई लाइक नहीं करेगा। तो इसी तरह से बहुत सारे जुमले हैं। अनलेस यू थिंक यू कैन नॉट मेक अ गुड डिसीजन, जब तक कि आप सोचेंगे नहीं तब तक आप एक अच्छा डिसीजन नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जो है वो नीड, रिक्वायर या वांट, तीनों का एक ही माना होता है असल में। उसके बाद वर्ब की चौथी शक्ल होती है। यहाँ पे जो वर्ब की चौथी शक्ल है वो भी यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये जो है जेरेंड है, जो कि नाउन का इसम का काम करता है, और ये पैसिव इस्तेमाल में होता है। पैसिव का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो कोई काम करता नहीं है, बल्कि उसे किसी काम की ज़रूरत है ना, रिक्वायर्ड है, नीड है, वांट है। जैसे देखिए आपके बाल को काटने की ज़रूरत है, तो योर हेयर, आपका बाल, क्या ज़रूरत है, किसकी, कटिंग की, नीड्स कटिंग, काटने की ज़रूरत है। इसी तरह से खिड़कियों को साफ़ करने की ज़रूरत है, द विंडोज़ नीड क्लीनिंग, द विंडोज़ नीड क्लीनिंग, या द विंडोज़ रिक्वायर क्लीनिंग, द विंडोज़ वांट क्लीनिंग। तुम्हारे दिमाग को ठीक करने की ज़रूरत है, योर माइंड नीड्स रिपेयरिंग। आपके कपड़े धुलने वाले हो गए हैं, यानी कि आपके कपड़ों को धुलने की ज़रूरत है, योर क्लॉथ्स रिक्वायर वॉशिंग। इसी तरह से यू जस्ट नीड बीटिंग, तुम्हें बस मार पड़ने की ज़रूरत है, माई बाइक नीड्स सर्विसिंग, मेरे बाइक को सर्विसिंग की ज़रूरत है। तो इस तरह से नीड, वांट और रिक्वायर का इस्तेमाल करते हैं, और सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सब्जेक्ट प्लुरल है तो एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे वर्ब में, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की चौथी शक्ल लगा लेंगे ना, नीड्स कटिंग, काटने की ज़रूरत, वांट क्लीनिंग, सफाई की ज़रूरत, नीड्स रिपेयरिंग, मरम्मत की ज़रूरत, रिक्वायर वॉशिंग, धोने की ज़रूरत, नीड बीटिंग, पिटाई की ज़रूरत, नीड्स सर्विसिंग, सर्विसिंग की ज़रूरत। ठीक है, अपने लुगत में इजाफा कीजिए
केयर, केयरलेस, कैबी, कैकल, केज, काम, कैरी, कार्ट, कार्व, कास्ट, कैंडिड, कैनी। ये मक्कार लिखा हुआ है जो मीम छोटा इसका ढक गया यहाँ। अब जो है यहाँ पे फिर कुछ जुमले हैं जिन्हें आपको इंग्लिश में बोलनी है। हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि तालीम आम ना हो जाए। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन है, तो कंडीशनल सेंटेंस में हमने क्या बताया था कि अनलेस का इस्तेमाल होगा, और जहाँ पे टाइम का होगा वहाँ पर अनटिल का इस्तेमाल होगा। तो हम इसे बोलेंगे आवर कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस अनलेस एजुकेशन बिकम्स कॉमन, या एजुकेशन बिकम्स यूनिवर्सल। जब तक वो वापस नहीं आता हम इस मसले को हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी जो है ये कंडीशन है, वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम अनलेस ही कम्स बैक। तुम्हें नहाने की ज़रूरत है, यू नीड बेदिंग। जब तक आप मश्क नहीं करेंगे आप इंग्लिश सीख नहीं सकते। तो यहाँ भी वही है, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश अनलेस यू प्रैक्टिस। जब तक मैं इसे फेंक न दूँ मुझे सुकून नहीं आएगा। आई वॉन्ट बी रिलैक्स्ड अनटिल, मैं इसे फेंक न दूँ अनटिल आई थ्रो इट अवे। मशीन की सफाई होना बाकी है, द मशीन रिक्वायर क्लीनिंग। फर्श धोने वाला हो गया है ना, द फ्लोर नीड्स क्लीनिंग या वॉशिंग इसको भी कह सकते हैं। अब ये है पास्ट टेंस का ये तीसरा फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा और इसको बताने के लिए मैंने प्रेजेंट का हेल्प लिया है। जैसे अगर हम लोग ये जुमला बोलें अगर कि अगर हम लोग ये बोलें कि मैं ख़त लिख चुका हूँ तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई हैव रिटन अ लेटर। लेकिन अगर यही लिख चुके हूँ, कोई काम ख़त्म हो चुका है प्रेजेंट में और वही पास्ट में कोई काम ख़त्म हो चुका था कभी, तो उसके लिए जहाँ हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर सिंपल सा हैड का इस्तेमाल कर देंगे और वर्ब की तीसरी शक्ल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की तीसरी शक्ल इस्तेमाल होती है। आई हैड रिटन ए लेटर, तुम फूल तोड़ चुके हो, तो यू हैव पलक्ड द फ्लावर। तुम फूल तोड़ चुके थे, यू हैड पलक्ड द फ्लावर। तो इसमें क्या था कि मौजूदा ज़माने में अभी अभी कोई काम ख़त्म हुआ है और माजी में इसमें है कोई काम ख़त्म हो चुका था। तो ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें आम तौर से दो काम होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर। तो इस तरह के जुमलों को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है और वर्ब की कौन सी शक्ल लगती है, तीसरी शक्ल लगती है। तो यहाँ पे इजी करने के लिए मैंने एक ही स्लाइड में चारों तरह के जुमले यहाँ में आप लोगों को मैंने बता दिया है, एफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो और WH। तो इसे आप लोग देखिए बहुत आसान है। जैसे हम अपना काम ख़त्म कर चुके थे, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, ये हैड लग गया और वर्ब की तीसरी शक्ल लग गई, फिनिश की तीसरी शक्ल फिनिश्ड होती है। हमने अपना काम ख़त्म नहीं किया था तो हैड के बाद नॉट लगा दीजिए। क्या हम अपना काम ख़त्म कर चुके थे, हैड वी फिनिश्ड आवर वर्क। हमने अपना काम कब ख़त्म किया, व्हेन हैड वी फिनिश्ड आवर वर्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत ही आसान है। उसके बाद मैंने बताया कि इस तरह के जो जुमले होते हैं इसमें आमतौर से दो काम होते हैं, एक काम पहले हो जाता है और दूसरा काम बाद में होता है। तो जो काम पहले हो चुका होता है उसे हम परफेक्ट में रखते हैं और जो काम बाद में होता है उसे सिंपल में रखते हैं। दोनों पास्ट में ही होगा, लेकिन एक पास्ट परफेक्ट होगा, एक पास्ट सिंपल होगा, यानी पास्ट इंडिफिनिट होगा। जैसे एक यहाँ जुमला हम लेते हैं, जब मैं पहुँचा वो पहले ही जा चुका था। इसका मतलब ये हो गया कि दो काम हुए, एक के मेरा पहुंचना और उसका जाना। तो हमने क्या देखा, जब मैं पहुंचा वो पहले ही जा चुका था, तो वो उसके जाने का काम चूँकि पहले हो गया, इसलिए इसको हम परफेक्ट में रखेंगे, हैड के साथ रखेंगे। ही हैड ऑलरेडी गॉन। जब मैं पहुंचा, व्हेन आई अराइव्ड या व्हेन आई रीच्ड, तो ये सिंपल पास्ट में होगा। इसी तरह से ये जो जुमला है, द थीफ हैड एस्केप्ड, चोर पहले ही जा चुका था, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के आने से पहले। तो चोर का भागना पहले हुआ, पुलिस का आना बाद में हुआ, इसलिए ये चूँकि चोर सबकत ले गया, इसलिए हेड से इसका इस्तेमाल करेंगे। इसे ताख़ीर हुई, इसे सिंपल पास्ट पे ही इक्तिफा करना होगा। इसी तरह से ही हैड बॉट हिज टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, उसने टिकट खरीद लिया था ट्रेन के आने से कबल ही। तो यहाँ भी टिकट का ख़रीदना पहले हुआ, ट्रेन का आना बाद में हुआ, इसलिए इसको हमने हैड से इस्तेमाल किया, ही हैड बॉट हिज टिकट। आप इस जुमले के पैटर्न को पलट भी सकते हैं, जैसे व्हेन आई अराइव्ड ही हैड ऑलरेडी गॉन भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए, लेकिन
बात वही होगी, जो वाक़या पहले हो चुका था उसे हम पास्ट परफेक्ट रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने पलट दिया है, आई वेंट टू स्लीप आफ्टर यू हैड, यहाँ पे बिफोर था, इसमें आफ्टर आ गया। आई वेंट टू स्लीप, सॉरी मैं इसे फिर से बताता हूँ आप लोगों को। आई वेंट टू स्लीप आफ्टर यू हैड लेफ्ट, मैं सोने गया आपके जाने के बाद। तो मतलब उनका जाना पहले हुआ है, जब तुम्हारे जाने के बाद मैं सोने गया, तो इसीलिए उनका जाना जो हो गया यू हैड लेफ्ट, ये पास्ट परफेक्ट में हो गया, जो वाक़या पहले हुआ था उसके जाना। इसी तरह से व्हेन दे अराइव्ड दे हैड गॉन, जब वे आए वो लोग जा चुके थे, तो उन लोगों का जाना पहले हुआ था, इसलिए हैड इस्तेमाल हुआ, इनका आना बाद में हुआ, इसलिए इसको सिंपल पास्ट में रखेंगे। यहाँ पे जो है फेल माजी मुकम्मल मतलब के पास्ट परफेक्ट के कुछ जुमले हैं, जिसको आप लोग कोशिश कीजिए बोलने की या लिखने की या समझने की। इसमें आप लोगों को कुछ करना नहीं है, जो सब्जेक्ट है उसे जुमले के शुरू में ले लेना है ना। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, सॉरी क्या तो ये हो गया। और उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल आपको याद रखनी है और उसके पहले हेड लगा देना है। जैसे उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था, तो फ़र्ज़ पूरा करना क्या होता है, ड्यूटी माने होता है फ़र्ज़ करना। उन्होंने ही हैड डन हिज ड्यूटी या दे हैड डन देयर ड्यूटी, ठीक है। ही हो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड ही लगता है। और प्रेजेंट में हैज़ हैव लगा था, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था, दे हैव डन देयर ड्यूटी। मैं तमाम सवालात हल कर चुका था, आई हैड सॉल्व्ड ऑल द सम। उसने मेरा मुतालबा तस्लीम नहीं किया था, ही हैड नॉट, तस्लीम करना एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट तो इसकी तीसरी शक्ल एक्सेप्टेड हो जाएगी, ही हैड नॉट एक्सेप्टेड माई डिमांड, या उन लोगों ने मेरा मुतालबा तस्लीम नहीं किया था, दे हैड नॉट एक्सेप्टेड माई डिमांड। माली पौधों को पानी दे चुका था, द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स। उन्होंने बहुत से दरख्त नहीं लगाए थे, दे हैड नॉट प्लांटेड मैनी, दे हैड नॉट प्लांटेड मैनी प्लांट्स, ठीक है। क्या ज़ख्मी मरीज़ मर चुका था, हैड द ज़ख्मी मरीज़ वाउंडेड पेशेंट, हैड द वाउंडेड पेशेंट डाइड। क्या उसने सांप मार दिया था, हैड ही किल्ड द स्नेक। तुमने अफवाहें क्यों फैलाई थी, अफवाह फैलाना होता है र्यूमर, है ना। तुमने अफवाहें क्यों फैलाई थी, स्प्रेड माना होता है फैलाना, र्यूमर माने अफवाह। तुमने अफवाहें क्यों फैलाई थी, वाई हैड यू स्प्रेड द र्यूमर्स। तुमने उसे क्यों डांटा था, वाई हैड यू स्कोल्डेड हिम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जुमला का स्ट्रक्चर जो भी हो, यस नो क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ड पहले ले आएंगे, WH है तो WH वर्ड पहले ले आएंगे, और इसमें वर्ब की शक्ल जो होगी वो तीसरी होगी और हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ इंटरजेक्शन जुमले हैं जो हम लोग ताज्जुब के बतौर ताज्जुब इजहार करते हैं। इसमें हमने वाट और वाट आ का इस्तेमाल किया है। अगर सिंगुलर है तो वाट अ होगा और प्लूरल है तो वाट का इस्तेमाल होगा। जैसे वाट अ लवली डे, कितना प्यारा दिन, तो यहाँ पे दिन है वाट हो गया। वाट नाइस पीपल, कितने अच्छे लोग, तो पीपल प्लूरल है इसलिए वाट का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से वाट अ बिग बुक, वाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाट अ काइंड मैन, वाट नॉइजी चिल्ड्रेन, वाट अ लवली बेबी, वाट बिग डेस्क्स। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ ये देख रहे हैं कि फेल की जो तीसरी और चौथी शक्ल होती है ना, तीसरी शक्ल क्या होती है V3 और चौथी शक्ल ING शक्ल होती है। वो अक्सर बेशतर इसम के ठीक पहले आकर के सिफत का रोल अदा करते हैं। वहाँ पे वो वर्ब नहीं रहते, वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। आइए इसे समझते हैं। यहाँ पे है द वुमन पिक्ड अप द चाइल्ड, औरत ने बच्चे को उठा लिया। इट वाज क्राइंग, मतलब द चाइल्ड वाज क्राइंग, बच्चा रो रहा था। अब इसे एक साथ बोलेंगे, मतलब औरत ने रोते हुए बच्चे को उठा लिया। तो अब हम क्या बोलेंगे, द वुमन पिक्ड अप द क्राइंग चाइल्ड। यहाँ पे द में वाई हटा दीजिए, द वुमन पिक्ड अप द क्राइंग चाइल्ड। औरत ने रोते हुए बच्चे को उठा लिया। तो ये क्राइंग जो है वर्ब की चौथी शक्ल है कराई की, तो यहाँ पे ING है, तो इसे आप वर्ब ना समझें, ये जेरेंड है यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है। जेरेंड नहीं, जेरेंड तो नाउन होता है, ये एडजेक्टिव रोल अदा कर रहा है। क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा। जैसे अगर हम बोलते हैं खूबसूरत बच्चा, ब्यूटीफुल बॉय, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ना, ठीक वैसे ही क्राइंग भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी तरह से टूटा हुआ शीशा, ब्रोकन गिलास, उबलता पानी, बॉइलिंग वाटर, डूबता जहाज, सिंकिंग शिप, फटा लिबास, टॉर्न ड्रेस, चलती कार, मूविंग कार, गिरा हुआ दरख्त, फॉलन ट्री। अब इसे हम जुमले में A1 by 1 आप लोगों के इसका मीनिंग हम बता देते हैं। ही स्टेप्ड अप ऑन सम ब्रोकन गिलास, उसके कदम कुछ टूटे हुए गिलास पे पड़ गए या उसने रख दिया। शी पुट द एग इनटू सम बॉइलिंग वाटर, उसने अंडों को उबलते हुए पानी में रखा। द पैसेंजर्स लेफ्ट द सिंकिंग शिप,
पैसेंजर्स ने डूबते हुए जहाज़ को छोड़ दिया। ही वॉज वियरिंग ए टॉर्न ड्रेस, उसने एक फटा ड्रेस पहना हुआ था। द मैन रैन आफ्टर द मूविंग कार, आदमी चलती कार के पीछे दौड़ पड़ा। द मेन कट अप द फॉलन ट्री, लोगों ने गिरे हुए दरख्त को काट डाला। यहाँ पे हैज़, हैव टू, विल हैव टू और हैड टू तीनों का इस्तेमाल मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। हैज़ टू का मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है। तो यहीं पे अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ टू हैव टू होगा, फ्यूचर में है तो विल हैव टू होगा, और पास्ट में कोई काम करना पड़ा था तो हैड टू का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए इससे हम समझते हैं। 3 एग्जाम्पल्स दिए मैंने, 1 2 3। यहाँ पे देखिए, अनवर हैज़ टू क्लीन द विंडो नाउ, अनवर को अब खिड़की साफ करनी है। अनवर विल हैव टू क्लीन द विंडो टुमारो या सून, अनवर को कल खिड़की साफ करनी होगी। कल करे या अभी सून करे। अनवर हैड टू क्लीन द विंडो यस्टरडे लास्ट वीक, अनवर को खिड़की साफ करनी पड़ी थी गुज़श्ता कल या पिछले हफ्ते। तो हमने देखा हैज़ टू प्रेजेंट के लिए, विल हैव टू पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, और हैड टू पास्ट के लिए। इसी तरह से दे हैव टू फिनिश द एक्सरसाइज टुडे, उन्हें ये मश्क आज ख़त्म करना है। दे विल हैव टू फिनिश द एक्सरसाइज टुमारो, इन्हें उन लोगों को एक्सरसाइज कल ख़त्म करना होगा। दे हैड टू फिनिश द एक्सरसाइज यस्टरडे, उन्हें ये एक्सरसाइज कल ख़त्म करना पड़ा था या ख़त्म करना था। अकरम हैज़ टू स्वीप द फ्लोर नाउ, अकरम को फ्लोर सहन को साफ करना है। अकरम विल हैव टू स्वीप द फ्लोर टुमारो, अकरम को आइंदा कल फ्लोर को साफ करना होगा। और ये अकरम हैड टू स्वीप द फ्लोर यस्टरडे, अकरम को कल ये फ्लोर साफ करना पड़ा था। अब यहाँ पे एक बिफोर का इस्तेमाल है, बहुत आसान है। बिफोर के बाद वी आई एन जी मतलब वर्ब की चौथी शक्ल लगती है, और यहाँ पर चौथी शक्ल जो है वो नाउन का काम करता है। जैसे आने से पहले बिफोर कमिंग, सोने से पहले बिफोर स्लीपिंग, बाहर जाने से पहले बिफोर गोइंग आउट, आने से पहले बिफोर कमिंग, 5 बजे से पहले बिफोर 5 o'clock। यहाँ आने से पहले तुम कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू लीव, तुम कहाँ रहते थे हम जानते हैं, वेयर डिड यू लीव बोलेंगे। वेयर डिड यू लीव बिफोर कमिंग हियर, सोने से पहले ज़रा बत्ती बंद कर दीजिए, तो बत्ती बंद कर दीजिए, प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट्स, सोने से पहले बिफोर स्लीपिंग। उर्दू में सोने से पहले, आने से पहले, जाने से पहले जुमले के शुरू में आया है, और इंग्लिश में लास्ट में आया है। बाहर जाने से पहले मेरी बात सुन लो, प्लीज़ लिसन टू मी, या सिर्फ लिसन टू मी बिफोर गोइंग आउट। यहाँ आने से पहले तुम क्या करते थे, व्हाट डिड यू डू। यहाँ आने से पहले बिफोर कमिंग हियर। 5 बजे से पहले मैं घर ही था, आई वॉज एट होम। कब, बिफोर 5 o'clock, 5 बजे से पहले। यहाँ पे टू के साथ वर्ब की पहली शक्ल का मैंने कुछ जुमले में इस्तेमाल करना बताया आप लोगों को। जब कोई काम करने में या करने के लिए जब होता है तो हम टू के साथ वर्ब की पहली शक्ल लगाते हैं। जैसे अंग्रेज़ी सीखना आसान है, यानी अंग्रेज़ी सीखने में या अंग्रेज़ी सीखने के लिए आसान है, तो इंग्लिश इज़ ईजी टू लर्न। इसी तरह से आपको देखकर खुशी हुई, इट इज़ नाइस टू सी यू। मैं यहाँ आकर, टू कम हेयर। दरवाज़ा खोलने की, टू ओपन द डोर ना, ये दरवाज़ा खोलने की चाबी है, दिस इज़ द की टू ओपन द डोर। दूध पीने के लिए अच्छा है, मिल्क इज़ गुड टू ड्रिंक। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू। तुम ये कहने वाले कौन हो, हु आर यू टू से डैट। दोबारा कब आएंगे, यानी दोबारा कब आऊँ, व्हेन टू कम अगेन। तो आपने देखा टू के साथ वर्ब की पहली शक्ल लगा के हम लोग जुमले का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है विथ का इस्तेमाल जो है कई तरह से करते हैं, कई चीज़ों के साथ करते हैं। जैसे विथ प्लेजर, खुशी से, विथ केयर से, केयर के साथ, विथ डिफ़िकल्टी से, मतलब मुश्किल से। और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके अलावा। वह बुखार से पड़ा हुआ है, ही वॉज लाइंग विथ फीवर। जासूसी के मकसद से, विद द एम ऑफ स्पाइंग। तुम यहाँ किसके साथ आए हो, विथ हुम। यहाँ वू डिड यू कम हेयर विथ। उसकी तमाम बेवकूफ़ी के बावजूद, विथ ऑल हर फुलिशनेस, उसे 4 रंगों वाला लिबास चाहिए, शी वॉन्ट ड्रेस विथ 4 कलर्स। तो इस तरह से विथ का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये लेक्चर कुछ लंबा हो गया क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा तफसील से बताने की कोशिश की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी मेहनत जारी रखेंगे और इंग्लिश बोलने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसने वक्त की कदर की वो कामयाब तरीन इंसान होता है। जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।